मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है वो इंजीनियर होता है। तो ऐसे बोलते मैंने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। जैसे मैंने आपको बताया एक झटका सा जैसे लग गया फैमिली में। तो उसके बाद से आई थिंक आई बिकेम अ मोर सीरियस, मोर डिटरमाइंड कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है कि अगर आप इंडिया एज ए कंट्री को देखेंगे ना, तो 25-30 साल पहले तो पूरा कंट्री लोअर मिडिल क्लास था। हम सबका मोटा मोटी सब लोगों का बैकग्राउंड यही है। बिल्कुल। और मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तब आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 150-200 करोड़ था। और कुछ ही महीनों में जब ये सारा रेगुलेटरी चेंजेस हुआ तो 1500 करोड़ हो गया। जब तक हम जॉब में जुड़े तो 3-4 हज़ार करोड़ हो गया। महामनी की ये खास पेशकश ऑन मनी लीडर स्पीक में आपका स्वागत। मैं हूं विवेक लॉ और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही यंग लेकिन आप कह सकते हैं वेटरन भी हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, आशीष सुमैया, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के, लेकिन कई जगहों में काम कर चुके हैं और 25 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे दिखते नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अचीव किया है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अचीव किया और क्या उनकी एडवाइस है हमारे दर्शकों को जो यंग लोग हैं भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करने में, कई सालों का हमारा रिश्ता है, पर आज एक ख़ास तरीके से बात करेंगे। हमेशा आपसे कंपाउंडिंग, एसआईपी यही सब पूछता हूँ, लेकिन आज थोड़ा आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जब इस इंटरव्यू के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने आपके कई फॉर्मर कॉलीग्स, कई आपके जो पेयर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बातचीत की आपके बारे में और सबने बहुत बहुत अच्छी बातें की आपके प्रोफेशनल काम की। और ये तो जो आपने सक्सेस अचीव किया उससे दिखता ही है। थैंक यू। एक चीज सबने कही कि इस आदमी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये जरूर पूछना विवेक। तो यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर इतने सारे लोग जो आपको जानते हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप इतनी एनर्जी लेके आते हैं, तो ये कहाँ से आती है? आप ऐसा क्या खाते हैं या पीते हैं जिससे कि इतनी एनर्जी आप में आ जाए? सो एक्चुअली विवेक जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चुना यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन एनर्जी आने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि दोनों कारण जुड़े हुए भी हैं वैसे। एक कारण ये है कि भाई जो आप जिस काम में आप जुड़ गए हो उसमें आपको बहुत रस है, उसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट है, या आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, वो एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि आमतौर पे मैं अपने आप को लेज़ी मानता हूँ, तो अपने काम के अलावा मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, तो उसकी वजह से एनर्जी बहुत बच जाती है। तो एनर्जी इसीलिए है शायद कि जो मैं करता हूँ उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे, और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। ये पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कई बार आपसे बात की है, आप हॉलीडेज़ भी लेते हैं, आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करते हैं, घर पर भी टाइम देते हैं। तो ये बात तो मैं नहीं मानता, खैर, लेकिन चलिए आपने यही आंसर दिया। जहाँ तक मुझे समझ आई आपकी जो प्रोफाइल थी, मैंने कॉलेज के आगे से देखी, तो उस पर मैं आऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन बचपन आपका किस तरह से बीता, किस तरह के आपको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा जिससे आप आज जो बने? हम सब जो हम बचपन में देखते हैं वही हमें मोल्ड करता है एक तरह से। तो थोड़ा ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए। सो एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात को। गुजरात में से राजकोट, जूनागढ़, वहाँ से रूट्स हैं हमारे एक्चुअली। लेकिन पैदाइश मेरी मुंबई में है, और मैं यहीं पे स्कूलिंग वगैरह मुंबई में ही किया है। तो बचपन में जैसे हम लोग मेरे जो फैमिली या पेरेंट्स हैं, पहले बचपन में तो जॉइंट फैमिली होता था। दादाजी, दादी जी, 2 चाचा, बुआ, मेरे फादर, मदर। तो अर्ली बिल्कुल जब मैं छोटा था तब तो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था। एंड आई एम वेरी क्लोज टू, जैसे मेरे कज़िन ब्रदर हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, आई एम स्टिल वेरी क्लोज टू देम। और जैसे मेरे फादर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो एंड मेरे ग्रैंडफादर जो है वो फ्रीडम फाइटर थे
मेरी ग्रैंड मदर जो हैं वो थी जो म्यूनिसिपल टीचर थी। और ऐसा हुआ कि जैसे जब मैं 12-13 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में माय फादर पास्ट अवे। तो फिर मेरी मदर को कॉम्पेंसेटरी जॉब मिला, मदर बैंक में जुड़ गई। तो अगर मेरा बचपन अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्कूलिंग, कजिन्स, जॉइंट फैमिली उस तरीके से। लेकिन जब मैं 12-13 साल का था उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एक झटका सा जैसे लग गया फैमिली में, तो उसके बाद से आई थिंक आई बिकेम अ मोर सीरियस, मोर डिटरमाइंड कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा। कि जब मैं 3 साल का था तब से मैं सिस्टर, एल्डर सिस्टर है वो इसकी विटनेस है, बिल्कुल बचपन से बोलता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बना। हाँ, पहले से डिसाइडेड इंजीनियर बनूंगा। लेकिन आपको मैं फनी चीज़ ये बोलूँगा कि मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है वो इंजीनियर होता है। तो ऐसे बोलते मैंने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और ऐसे बोलते बोलते जब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये गलत है, फिर भी मैं वही रट लगाते रहा। तो जैसे इंडिया में ऐसा होता है ना कि जो यंग बच्चे होते हैं वो पहले तो इंजीनियर बनते हैं फिर डिसाइड करते हैं अब करना क्या है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस पर मैं आता हूँ मैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी करियर की, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आपने एक बार मुझे कई साल पहले एक कहानी बताई थी कि कैसे आपके फादर ने कुछ शेयर्स खरीदे थे और वो पड़े रहे, जैसे होता था उस ज़माने में कि जो भी मेल मेंबर थे फैमिली के अपने आप ही कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करते रहते थे आईपीओ में या कहीं पे, और फैमिली को पता नहीं होता था। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या? वो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन थी इक्विटी मार्केट के बारे में? तो एक्चुअली इक्विटी मार्केट को लेकर के दो या तीन जिसको आप बोलते हैं कि कनेक्शंस या जुड़ाव, लेकिन सबसे पहला जो आपने बोला वही मेन ग्राउंडिंग या फाउंडेशन जिसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे 80s में, जैसे मैंने बताया मेरे फादर स्टेट बैंक में काम करते थे, तो ज़्यादा मेरे जहन में या मेरे अवेयरनेस में था नहीं। मदर के अवेयरनेस में शायद रहा भी होगा, लेकिन मैं तो छोटा था तो ज़्यादा मेरे जहन में या मेरे अवेयरनेस में या मेरी सिस्टर के भी अवेयरनेस में था नहीं। लेकिन जैसा मैंने बताया समवेयर 1989 मेरे फादर का देहांत हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मैं और मेरी सिस्टर तो पढ़ाई कर रहे थे। तो तब के ज़माने में स्टेट बैंक की ऐसी पॉलिसी होती थी कि भाई जो मेन अर्निंग मेंबर जो है अगर उसका देहांत हो जाता है तो जो नेक्स्ट जो भी अवेलेबल है उसको एक कॉम्पेंसेटरी, बट अब मेरे फादर क्वालिफाइड थे लेकिन मदर क्वालिफाइड नहीं थी तो उनको क्लरिकल जॉब मिल गया। तो अगला 10-12-15 साल थोड़ा डिफिकल्ट कटा। जैसे कि जैसे मेरी सिस्टर का ग्रेजुएशन हुआ तो उनको जॉब करना पड़ा, फिर मेरा फीस उन्होंने भरा, तो काफ़ी ये हुआ। और हमको ऐसा लगता था कि ये ठीक है जिस तरीके से कट रहा है। और ऐसा जनरली ऐसा मेरे बचपन में या मेरे जो टीनेज में ऐसा जनरल फीलिंग था कि भाई थोड़ा पैसे का वन हैज़ टू बी केयरफुल, इस तरीके का फीलिंग था। लेकिन 2000 के बाद कभी ना कभी ऐसा हुआ कि एक बार फाइल मिला, और वो फाइल में पेपर्स थे। तो तब मेरी मदर को रियलाइज हुआ कि अरे यार अपने पास तो पैसा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा, उस जमाने में तो पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। वो पेपर और वो फाइल ये था कि उसमें मेरे फादर तभी जैसे वो 1000 रुपीज या ऐसा, मतलब 100 रुपीज के 10 शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया, आईपीओ भर दिया। और आप जानते हैं कि 80s में आईपीओ कैसे आते थे, जैसे सीमेंस है, नेस्ले है, उसके पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इस तरीके का निकला। मतलब तो काफ़ी साल के बाद सडनली पता चला कि अरे यार ये तो पैसा है इसमें, स्टेट बैंक के शेयर्स वगैरह जो भी है। सो एक ये था लास्टिंग इंप्रेशन। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग अपने यहाँ पे शेयर बाजार की बात करते हैं, कई सारे आपके जैसे श्रोता है या जैसे हम लोग भी देखते हैं, तो हमको सबको ईमेल में, व्हाट्सएप में कहीं न कहीं पे एक ऐसा मैसेज आया कि भाई 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो आज 500-600 करोड़ बिल्कुल हो जाता। इस तरीके का सबको मैसेज आया है फेसबुक में, व्हाट्सएप में। बट मैंने एक्चुअली 500-600 करोड़ नहीं, लेकिन एक फॉर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली टू बिकम मिडिल क्लास या टू बिकम मॉडरेटली एफ्लुएंट या थोड़ा लाइफ समझो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो सके, उतना तो मैंने देखा है। तो ये जो तो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग खुद एक कम उम्र में अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, हाँ मैंने देखा है कि भाई होता है। मतलब मेरे लिए ये केवल व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक का या किसी ने बोल दिया जैसे कहानी सुना दी, मेरे लिए वो कहानी नहीं है। मैंने एक्चुअली वाकई में एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है कि भाई ऐसा होता है। और आमतौर पे ऐसे ही होता है कि भाई जिसके पास कागजात पड़े रह गए
जिसने उसको डीमैट नहीं किया, सट्टा नहीं किया, ट्रेडिंग नहीं किया। तो ऐसा माना जाता है कि जो पैसा लगा के भूल जाते हैं ना, अक्सर उन्हीं का एक्चुअली पैसा बनता है। और एटलीस्ट मैंने देखा है कि ऐसा हो सकता है। और फिर ऑफकोर्स शेयर बाजार से जुड़ने का दूसरा कारण ये भी था कि जब मैं कॉलेज में था तो आप जानते हैं कि अर्ली 90s में मिस्टर हर्षद मेहता को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा स्कैम हुआ, या जो भी उसके बारे में हमने टीवी में भी देखा है। तो जब मैं यंग था, देखिए वो इवेंट आप कुल मिला के बोल सकते हैं कि भाई स्कैम हुआ, फ्रॉड हुआ, शेयर बाजार उससे हिल गया, हमारे देश की इकोनॉमी को उससे हानि पहुंची होगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस उसमें फंस गए, वो सब सही है। लेकिन हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव फॉल आउट भी होता है कि भाई हमारे जैसे यंग लोगों के जहन में बिल्कुल आशीष, एक जनरेशन में एक कितने जनरेशन यंग में लोग अवेयरनेस आ गई बिल्कुल कि भाई शेयर बाजार भी कोई चीज़ है। कुछ चीज़ है। और 1991 में तो लिबरलाइज हो, उसके पहले तो फॉरेनर इन्वेस्ट करना, सेक्टर्स ओपन, ये सब था ही नहीं। तो एक बिग बैंग धमाका हुआ, और हमारे जैसे लोग जो यंग थे, जैसे मेरे फादर की वजह से मैं बचपन से टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ता ही था। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहुंचा 1993 में, तो हम केमिकल इंजीनियरिंग में, बट पता नहीं किसी कारण से मेरे रूममेट्स जो थे, इट्स वेरी ऑड, ऐसा होता नहीं है, बट मेरे एक दो सीनियर्स थे, वो पता नहीं क्यों इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते थे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक टाइम्स अभी पढ़ते होंगे, 25 साल 30 साल पहले तो नहीं पढ़ते थे। तो उसकी वजह से थोड़ा, और तब क्या था कि काफ़ी सालों तक हेडलाइंस भी वही थे, बाजार गिर गया, स्कैम हो गया। तो उससे कुछ पता चला कि भाई ये है कुछ चीज़, इसमें कुछ हो सकता है। आपने अपनी जो बचपन की तमन्ना थी इंजीनियर बनने की, वो तो आपने पूरी की। आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए और आपने जैसे कहा केमिकल इंजीनियरिंग, और उसमें मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल पे कि पॉलीमर्स में आपने स्पेशलाइजेशन की। ये क्या धीरूभाई अंबानी की स्टोरी देख के प्रेरित हुए आप कि मैं, और आपकी फर्स्ट जॉब भी एक प्लास्टिक्स की कंपनी में थी, तो ये कैसे हो गया? तो एक्चुअली तब के मेरे फादर के फ्रेंड के सन जो मेरे से सीनियर थे, तो काफ़ी सारा जैसे साइंस पढ़ना, इंजीनियरिंग करना, फाइनेंस पढ़ना, काफ़ी सारा उनसे प्रेरित था। मतलब आप किसी को जस्ट फॉलो कर रहे हो, राइट? जैसे जगजीत सिंह की गज़ल सुनना, वो भी उनकी वजह से। तो किसी को आप जस्ट फॉलो कर रहे हो। जैसे पहले मैं आप सुनते हैं गज़ल भी सुनता था, यहाँ तक गज़ल भी सुनता था। और इनफैक्ट पहले तो मैंने अपने आप को उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी लेके समझाया है कि भाई सम ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि समझ में नहीं आता था। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे सीनियर थे उनको मैं फॉलो करता था। लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। तब मैं जब इंजीनियरिंग में गया, तब कंप्यूटर साइंस, Y2K, ये सब तक बड़ा फील्ड 1993 में ये बड़ा नहीं आया, बना नहीं था। तो तब के माहौल में सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनते थे। और मुझे ऐसा इन हाइंडसाइट लगता है कि जैसे केमिकल इंजीनियरिंग करना, पॉलीमर साइंस करना, अब देखिए ऑटो एंसिलरी, ये सब इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, वाइट गुड्स, ये सब इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, और पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स का यूजेज बहुत बढ़ गया। लेकिन तब शायद वो बहुत ही कम था, बहुत अर्ली था। लेकिन क्योंकि आपने रिलायंस का जिक्र किया, तो मैं इतना एक अपना अचीवमेंट बता सकता हूँ कि मुझे MBA करने से पहले रिलायंस की कंपनी IPCL जो थी, जिसको रिलायंस ने टेक ओवर किया, वहाँ से जॉब ऑफर आया था। उतना मैंने अचीव कर दिया था। लेकिन तब हमारे कंट्री में इंजीनियर्स को तनख्वाह नहीं देते थे। तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि भाई तुम पढ़ाई कर लो और थोड़ा। तब आपने MBA की अपनी फाइनेंस में। और तो म्यूचुअल फंड का जो क्षेत्र है उस वक़्त खुल ही रहा था, प्राइवेट UTI था, और फिर हमने देखा कि केतन पारेख स्कैम के टाइम वहाँ पर भी एक स्कैम हो गया और बहुत सवाल खड़े हुए। तब तक प्राइवेट जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो बस पैर जमा ही रही थी अपने। और आज हम लोग, या आज के जो यंग लोग हैं, उन्हें शायद वो दौर पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये 25 साल पुराना दौर है जब शायद म्यूचुअल फंड के भी सर्टिफिकेट ही मिलते थे, यूनिट्स जो होते थे। तो ये जर्नी आपके लिए कैसी रही? क्या सीखा आपने? क्या प्रेरणा मिली आपको? और आपने इतना अच्छा किया कि आप एक बहुत कम उम्र में एक CEO लेवल के ऑफिशियल बने, लीडरशिप पोजीशन पे आए, मेरे ख्याल से 30s में अपने। तो ऐसा मतलब क्या आपके मंत्र थे काम के? आपने कहा शुरू में कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ का, तो एनर्जी आती। तो वो पैशन क्या है? मतलब आपको
एक्चुअली सी कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो वो लोग आपको एक बहुत ही परफेक्ट बैक स्टोरी बताते हैं कि भाई देखिए मेरे को ऐसा करना था तो मैंने ये किया, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया, फिर मैंने राइट टर्न लिया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस। एक्चुअली क्या है कि तभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी, राइट, और उसके पहले किसी को ऐसा कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। अब शायद 1998 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन चेंज किया, डिविडेंड्स को टैक्स फ्री बना दिया, और उसके पहले तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉन्ड्स इशू करती थी, वो 11% टैक्स फ्री देती थी। तो आप सोचिए कि भाई जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11% टैक्स फ्री देती है, और क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है तो वो रिस्क फ्री भी है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 11% टैक्स फ्री दे रही है तो शेयर बाजार में तो लोग केवल प्ले मनी या सट्टे का मनी डालेंगे, बिकॉज अदरवाइज ज़रूरत क्या है। तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। और प्रिसाइजली जब मैं कॉलेज में था तभी गवर्नमेंट ने बड़ा टैक्स कट किया, और मुझे ऐसा समझ में आया कि, और इंटरेस्ट रेट्स का भी तभी से, इंटरेस्ट रेट्स की गिरावट जो है, लिबरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि पहले हर चीज़ें फिक्स्ड रेट थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन हम जब कॉलेज में थे तो कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेशन चेंजेस, हम जब कॉलेज में थे तो इंटरेस्ट रेट को मतलब हमारे सिलेबस में और अखबारों में हम यही पढ़ते कि इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया जाएगा, मार्केट को फ्री किया जाएगा। तो कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जब मैं कॉलेज में था तब काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से आई थिंक जब अपॉर्चुनिटीज़ आई तो तब मैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में जुड़ा था। और ऐसा नहीं कि वो कैंपस आया था, कैसे जुड़ा था उसके पीछे भी काफ़ी कोइंसिडेंसेस हैं एक्चुअली, बिकॉज मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे किसी को जानती थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा भाई पढ़ाई कर रहा है, उसको आप समर ट्रेनिंग, बिकॉज 2 महीने समर ट्रेनिंग करनी होती थी, तो 2 महीने समर ट्रेनिंग के लिए उसको, तो उन्होंने बोला ठीक है समर ट्रेनिंग में क्या बड़ी बात है, आ जाओ। तो वो समर ट्रेनिंग करते करते फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं, क्योंकि मैं वहीं पे जुड़ गया। फिर वहीं से प्री प्लेसमेंट का ऑफ़र भी आ गया। तो कॉलेज के कैंपस में भी, जैसे कैंपस में मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे सबको फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, कंसल्टिंग, इस तरीके के, तो मुझे भी ऐसे ऑफर्स थे कैंपस से। बट तब तक क्या हुआ कि ये ट्रेनिंग करते करते मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था। तो मैंने फिर कैंपस में जो भी जॉब्स थे वो फिर रिजेक्ट कर दिया और मैं वहीं पे जुड़ा रहा, क्योंकि मुझे, और मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तब ICICI म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 150-200 करोड़ था, और कुछ ही महीनों में जब ये सारा रेगुलेटरी चेंजेस हुआ तो 1500 करोड़ हो गया। जब तक हम जॉब में जुड़े तो 3-4 हज़ार करोड़ हो गया। तो हमारे ट्रेनिंग करते करते, कुछ प्रोजेक्ट्स करते करते हमको देखने को मिला कि कितना फास्ट रेट पे चेंज हो रहा है। फिर तो कुछ और करने का मन नहीं किया फिर। आशीष, एक सवाल जो आपकी पर्सनल लर्निंग्स जो है आजकल के दौर में, यंग बच्चे बच्चियां 6 महीने में, 1 साल में जंप मार लेते हैं। हमारे टाइम में भी होता था, लेकिन कोई रीज़न एक होता था कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आया या यहाँ आप कुछ नहीं कर पा रहे। बट आजकल सबसे यही सुनता हूँ मैं कि भाई आते हैं, थोड़ा बहुत भी रीज़न हो गया निराशा का तो छोड़ के चले जाते हैं। यस। तो ये एक चीज़ है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आप जैसे इंसान जो एक CEO हैं और फैमिली भी है, इतना आप ट्रैवल करते हैं, जब आपको फ़ोन करता हूँ आप किसी दूसरे शहर में होते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है जो यंग लोग आपको देख रहे हैं कि ये वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रेस, ज़िंदगी को कैसे जिया जाए? आप सो एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आजकल क्या है कि जो एक्सपोजर है और जो कहानियाँ सुनने को मिलती है, तो इस तरीके का बहुत है कि भाई किस तरीके से क्विकली एंटरप्रेन्योर, फाउंडर बना जाए, किस तरीके से क्विकली रिच रईस बना जाए। आई थिंक इसके वजह से प्रेशर लोगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मेरा क्या लर्निंग है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के डेलिबरेट नहीं हो सकते। मतलब आप, जैसे कई लोग बोलते हैं कि कॉलेज से निकलते ही बोलते हैं कि मुझे फाउंडर बनना है। तो अब देखिए क्या है, फाउंडर बनने के लिए कम से कम एक चीज़ चाहिए कि भाई एक बिजनेस आइडिया, एक एग्जीक्यूशन, कुछ तो होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को लेकर के मैंने देखा कि डेलिबरेट आप
नहीं बन सकते हैं। मैं एक ही बार लाइफ में बहुत डिलिबरेटली मैंने कुछ किया था, वो था इंजीनियर बनना, वो भी मैं गलत कारण की वजह से गलत इंजीनियर बन गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोच के चाह करके कि मैं तो फाउंडर बनूंगा, मेरी तो प्राइवेट इक्विटी रेज होएगी, फिर मेरी कंपनी लिस्ट होएगी, तो उसके लिए पहले आपको काम तो करना पड़ेगा ना। कुछ काम करेंगे, कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी कुछ होगा। तो एक्चुअली किसी भी ना किसी काम के साथ जुड़ जाना और कोई ऐसा काम में जुड़ जाना जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आप वाकई में कुछ कर सकते हो, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, राइट। सेकंड चीज़ ये है कि इम्पेशंस थोड़ा ज़्यादा है, राइट। जैसे मैंने देखा है कि कई बार मैं यंगस्टर्स को मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत अर्ली इन लाइफ इनको क्लैरिटी होती है कि मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब अगर आप मुझे बोलें तो समझिए कि सीईओ बनने के लिए मुझे इतना था कि भाई मुझे एक बिजनेस लीडर बनना है। अब उसके लिए अगर समझो कि कोई मेरा बॉस था, उसने बोला कि भाई कल से तुम प्रोडक्ट मैनेजर हो, फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर बन गए, फिर बोला अब थोड़े समय के लिए इंटरनेशनल बिजनेस कर लो, फिर बोला कि नहीं अभी ये हमारा फोकस नहीं है, आप रिटेल सेल्स कर लो, फिर कोई बोलता है। तो अब जब आप लीडर बन जाते हैं तो आपको बिजनेस का ओवरऑल, सो बेसिक पॉइंट क्या है कि लंबे अरसे में मुझे कहाँ पहुँचना है ये पता होना चाहिए, लेकिन कल सुबह ऑफिस जाके मुझे क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में आप इतना फिजेटी या इतने स्पेसिफिक नहीं हो सकते। मतलब कि आपको एक डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भाई ये डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मैं लेफ्ट टर्न मारने को तैयार हूँ लेकिन राइट टर्न नहीं मार सकते, तो वो तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी है। उस जर्नी को आप स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कई बार लोग क्या करते हैं, यंगस्टर को मिसलीड करते हैं, क्योंकि अपनी कहानी बहुत परफेक्ट बनाते हैं लोग। तो बैक स्टोरी जब परफेक्ट होती है ना, वो लोगों को बहुत मिसलीड करता है। एक्चुअली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मुझे नहीं लगता है वो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसा नहीं होता है। सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस होता है। एक मकाम पे पहुंच के आप कुछ चॉइस करते हो, कुछ आपकी चॉइस गलत निकलती है, फिर आप बैक ट्रैक करते हो, फिर कोई दूसरी चॉइस करते हो, ऐसी चीज़ें होती है। तो आई थिंक ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। अपना लक्ष्य या अपना डेस्टिनेशन लंबे अरसे के लिए क्या है वो पता होना चाहिए, लेकिन कल सुबह मैं ट्रेन में नहीं जाऊँगा, मैं सेल्स कॉल पे नहीं जाऊँगा, मेरे को ऑपरेशंस का काम क्यों बोल दिया वो मैं नहीं करूँगा, डेस्क जॉब करूँगा बाहर, सो ये सब चीज़ें, या मैं नहीं, सबसे पहले मैं तो फाउंडर बनूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो बहुत दिक्कत आती है। अगर आप ओपन माइंडेड हैं, देन आई थिंक अगर आप ओपन माइंडेड हैं, आपको लगता है कि हर चीज़ जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, देन आई थिंक इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपने ऑप्शंस काटते रहते हैं फिर कंटिन्यूसली, ये चैलेंजेस है। एक आखिरी सवाल आशीष, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये कैसे नहीं पूछ सकता, और कई सालों में हमने बहुत इंटरव्यू किए और ये सारे सवाल इन्वेस्टमेंट कैसे करें ये सब इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आप की एक जो बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपने इस देश भर में ट्रैवल किया है और मेरे ख्याल से हज़ारों से ऊपर इन्वेस्टर कैंप्स आपने एड्रेस किए होंगे लोगों के अपनी जर्नी में। 25 साल में बहुत काम किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, रेगुलेटर ने, लेकिन आज भी अगर पूरे देश को देखें 140 करोड़ लोगों को, तो हम 5% भी कवर नहीं किए। बिल्कुल। मैं छोटे शहरों के लोगों की बात कर रहा हूँ कि एस्पिरेशन लेवल उनके बहुत ज़्यादा है और अच्छा कर रहे हैं। आप किसी भी टॉपिंग लिस्ट ले लीजिए, आज सिविल सर्विसेज ले लीजिए, IIT ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें ये छोटे शहरों के बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। इनको आप क्या शिक्षा देंगे, क्या एक एडवाइस देंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कैसे ये कम उम्र में अगर शुरू करें तो जो भी इनकी प्रीवियस जनरेशन्स ने झेला है वो उनको नहीं झेलना पड़ेगा? सी आई थिंक इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल एक ही है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको अगर नहीं भी पता है तो आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, कोई सा भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आई थिंक एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक ही चीज़ आप वापस नहीं ले सकते, वो है टाइम। अगर आप देखिए पूरे 1991 में मैंने बोला कि लिबरलाइजेशन हुआ हमारे मार्केट का और इकोनॉमी का, तब से लेकर के अब तक सेंसेक्स का कंपाउंडिंग रेट है 12%।
इसका क्या मतलब है कि भाई हर 6 साल में पैसा डबल हुआ है इंडेक्स में, और अगर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स लेते तो शायद कम ज़्यादा होता, लेकिन इंडेक्स में तो हर 6 साल में पैसा डबल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप 6 साल लेट चालू करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ आपका। अगर आप 10 साल लेट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ। अगर 6 साल पहले आपने लाख रुपए बचाया होता तो आज वो 2 लाख होता। अगर 6 साल पहले आपने 10 लाख बचाया होता तो आज वो 20 लाख होता। अब स्टार्ट ही आज करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान। तो आई थिंक किसी भी तरीके से जहां आँख खुली वहां सवेरा, तो जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ में जो हमको रिटर्न दे रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग, एक सिंपल चीज़ है, अगर आप सिनेमा हॉल में टिकट लेने जाते हैं तो आप एक लाइन में खड़े हैं, वो हमेशा ऐसा होता है कि भाई आप जिस लाइन में खड़े हैं दूसरा लाइन उससे आगे, फिर आप इस लाइन में आते हैं, फिर वो लाइन आगे चलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक जल्दी स्टार्ट करें और लंबे अरसे के लिए कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ डटे रहे, और एंड डोंट मंकी अराउंड, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक दैट इज़ दी बेस्ट। और लास्ट थिंग मैं आपको बोलूँगा कि जैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस इन्वेस्टर है मिस्टर वॉरेन बफेट। अब मिस्टर बफेट को जब भी पूछा जाता है कि मिस्टर बफेट व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आप जानते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बताते हैं? बोलते हैं कि भाई 1930 में अमेरिका में मेरी पैदाइश हुई, वो मेरा सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। तो इनका बोलने का क्या मतलब है कि 1930 में ये पैदा हुए अमेरिका में, तो 40s और 50s में इनकी पढ़ाई हुई, और 60s 70s और 80s में इनका इन्वेस्टमेंट का करियर बढ़ा, और इनका इन्वेस्टमेंट करियर जब चला तो अमेरिका उस दरमियान में सुपर पावर बन गया। तो बोल क्या रहे हैं कि भाई राइट प्लेस और राइट टाइम पे वो थे, इसलिए वो मिस्टर बफेट बन गए। अब मेरा निजी मानना ऐसा है, और ये काफ़ी जगहों पे डॉक्यूमेंटेड भी है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में और इंडिया के इकोनॉमी में 2020, 30 और 40 के दरमियान इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये वाकई में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि बचपन में मेरे फादर देहांत हो गया उनका, उन्होंने कुछ तो पैसा लगाया था जिससे फैमिली, अगर मैं मेरे फादर को जाके पूछता कि लोग बता रहे हैं कि भाई 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो आज 400-500 करोड़ हो जाता, अगर मैं अपने फादर को पूछता कि भाई क्या कर रहे थे, 10,000 रुपये नहीं था क्या? अब हमारा पास भी होता है इतना, तो मेरे फादर क्या बोलते कि भाई तब तो विप्रो तेल बनाता था, तुम क्या बात कर रहे हो? तब तो विवेक लॉ साहब ये सब प्रोग्राम करते नहीं थे, हमको तो पता ही नहीं है। ये CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स, महामनी, ये सब चैनल्स भी नहीं थे, हमको क्या पता? तो वो जवाब मेरे को मानना पड़ेगा, ही इज़ राइट, नहीं पता था उनको। तब तो बफेट साहब को कोई नहीं जानता था, तो कहाँ की बात कर रहे हो आप? लेकिन अब मेरे को यहाँ पे आके ये सोचना चाहिए कि भाई 30 साल के बाद मेरा बेटा मेरे से क्या हिसाब पूछेगा, राइट? तो वो तो बोलेगा भाई तुम तो गांव भर में भाषण देते घूम रहे थे, तुमने क्या किया, राइट? सो क्या है कि अगर अगले 30-40 साल में यू, मी, हमारे लिसनर्स, एज अ कंट्री, अगर अगले 30-40 साल में हम लोग रिच कंट्री नहीं बने, तो हमको अपने आप को ही ब्लेम करना है, और कोई उसमें है नहीं एक्चुअली, राइट? सो आने वाला जो पिछला 20-30 साल अपना जो गया वो गया, आने वाला 20-30 साल जो है वो वाकई में दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी। और अगर हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो वी हैव ओनली आवर सेल्व्स टू ब्लेम, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो जर्नी है उसमें एक मौका 20-30 साल का ऐसा आता है जहाँ पे वो पुअर कंट्री से मिडिल क्लास या एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है। आज हमारी कंट्री में मैक्सिमम लोग जवान हैं, तो वो जो मौका होता है तब एक डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ आती है। उस ग्रोथ का अगर फ़ायदा नहीं लेंगे तो वी हैव ओनली आवर सेल्व्स टू ब्लेम। बहुत बहुत खुशी हुई आशीष आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलना। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू। और आप जिस तरह से एक पेट्रियट हैं, आप कोशिश अपनी तरफ से करते रहते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन आपके मन में शायद ऐसा है कि मैं लोगों का उद्धार करूं, भला करूं, जितना कर सकता हूं, ये आप ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। थैंक यू।